नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। आज एक नया टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगी, एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है कुछ अलग अंदाज में। मतलब कि कुछ हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए, आप लोग मतलब बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैडम एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करो, तो आज संडे है, संडे स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है एमसीक्यूज़ की। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ हम लोग जो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसके ऊपर भी बातचीत चलती रहेगी। देखिए, इसमें मैंने कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो अपना मैं आपको अगर बताऊं कि मैनेजमेंट थ्योरी में से क्वेश्चन बहुत आए हुए थे पिछली बार भी, पिछले 3-4 सालों से लगातार। तो मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें से लिए हैं और कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं इसमें अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, कई बार क्या है कि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट आ जाती है कि भी ये स्टेटमेंट किसने कही थी। तो ये है आपका अलग सा है क्वेश्चन। हेनरी फेयोल वगैरह नहीं है इसके अंदर, हेनरी फोर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट किसने कहा था? ये कहा था हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड क्या थे? हेनरी फोर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो एक शेफ भी थे, अमेरिकन। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी। तो हेनरी फोर्ड ने ये बोला था। हेनरी है एक ऑप्शन, एक है कीलिंग और एक है लॉन्सबेरी फिश। तो किसने बोला था? हेनरी फोर्ड ने बोला था। अच्छा, अब हेनरी फेयोल है, एक हेनरी मिंट्सबर्ग है। हेनरी फेयोल के बारे में जैसे कि मैनेजमेंट में उन्होंने भी काफ़ी अपना मतलब कि योगदान दिया है। और जो मिंट्सबर्ग है उन्होंने जो एक थ्योरी भी दी थी, मैंने उसके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल में बताया था, वो भी देख लीजिएगा। हेनरी मिंट्सबर्ग, एक हेनरी फेयोल और एक हेनरी फोर्ड हो गया। तो ये वाला किसने दिया था? हेनरी फोर्ड ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपका पिछली बार इसकी फुल फॉर्म आई हुई थी। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो मैं आपको बताऊंगी कि एमबीओ क्या होता है और ये बुक क्यों लिखी गई, क्या बुक का नाम था, वो देखिएगा थोड़ा ध्यान से आप। देखिए, एमबीओ अप्रोच। पहले तो सबसे पहले जो पिछली से पिछली बार आपका क्वेश्चन आया हुआ था, पिछली बार था या पिछली से पिछली बार था, एमबीओ क्या है? एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये अप्रोच किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि पिछली बार तो ये आया हुआ था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये आ सकता है कि ये अप्रोच किसने दी थी? तो अप्रोच दी थी जी पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर जो थे उन्होंने ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो है अप्रोच दी थी। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है इसका कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने 1954 के अंदर 1954 के अंदर प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट की एक बुक लिखी थी। क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन ना समझ के कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हम इसमें से कवर करें, तभी तो हमारे एमसीक्यूज का फायदा है। अदरवाइज तो क्या है, रटा रटा ऐसा मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगी, हाँ जी इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और आप बड़े खुश हो जाओगे, हाँ जी बढ़िया सा मैडम ने तो एमसीक्यूज करा दिए, लगभग 15-20 एक 15 मिनट में करा दिए। तो ऐसा नहीं, ध्यान से समझिए। एमबीओ का पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अच्छा, किसने दिया है ये? पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर ने और क्या किया था? पीटर ड्रकर ने 1954 के अंदर प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट नाम की बुक लिखी थी। अगर ये आ जाए कि प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट की बुक किसने लिखी थी, तो पीटर ड्रकर ने। अच्छा, एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और इसको और क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है, पीटर ड्रकर को बोला जाता है जी मैनेजमेंट गुरु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट गुरु किसको कहा जाता है, तो पीटर ड्रकर को।
और साथ के साथ एमबीओ की अप्रोच किसने दी, पीटर ड्रकर ने दी। बुक कौन सी थी, द प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट, कौन से सन में दी, 1954 में। कितने सारे क्वेश्चन बन गए। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहते थे कि मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट कैसे करोगे, उससे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे इस टाइम में हमारे पास क्या मोटिव है, इस टाइम में हमारे पास अपना मोटिव है कि हमने अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। कि मैंने भी ये सोचा कि मैं मैनेजमेंट करूं, कि अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लेके एक ही वीडियो में काफी सारे टॉपिक आपके क्लियर करवा दूं। तो ये मेरी क्या है, मैनेजमेंट है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और मैंने कोशिश करी। आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो देखते हैं। आपने कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, क्या सोच रहे हैं आप तैयारी के लिए, कुछ प्लानिंग करी क्या आपने। चलिए, फिर आ गया जी एक और क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कोई पेपर देख लो आप, 17, 18, 19 की बात छोड़ो, पहले के देख लो, और बाकी कितने भी केवीएस, अपना एनवीएस, चाहे आरोही, चाहे नेट, चाहे कुछ भी, कोई भी कंपटीशन टेस्ट आपका कॉमर्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, मास्लो थ्योरी को क्या बोला जाता है, पहले तो वो देख लो। मास्लो थ्योरी क्या है जी, हायरार्की है, हायरार्की वाली थ्योरी है, हायरार्की वाली थ्योरी है। उसके बाद क्या है, ये आवश्यकता की थ्योरी आ जाए, मास्लो थ्योरी आ जाए, नीड की थ्योरी आ जाए, हायरार्की की थ्योरी आ जाए, सब में आपने मास्लो लिखना है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मास्लो की थ्योरी किससे रिलेटेड है, मास्लो की थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो मास्लो की थ्योरी रिलेटेड है जी, को ऑप्शन है आपका, एक तो लो लेवल नीड्स, भाई जो बिल्कुल बेसिक नीड चाहिए, क्या बहुत हाईएस्ट चाहिए, मिडल चाहिए, या फिर हायर चाहिए। भाई हायरार्की क्या कहती है, सबसे पहले तो बेसिक नीड ही होनी चाहिए ना। अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है फिर हम आगे की सोचेंगे, यानी पहले हमें नीड चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता की थ्योरी किसने दी थी, मास्लो ने दी थी। तो कौन सी वाली आवश्यकता, लो लेवल नीड जो है ना, उसके ऊपर दी थी थ्योरी, ध्यान रखिएगा। मास्लो की हायरार्की थ्योरी, स्टेप बाय स्टेप, पहले रोटी चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर उसके बाद हमारी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, वो सब आगे, लेकिन पहले बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ गया जी मोटिवेशन थ्योरी में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। मैंने मोटिवेशन थ्योरी आपको अच्छे से करवाई भी हुई है, वो वीडियो आप डिटेल में देखिएगा, साथ साथ अभी भी क्लियर होगी आपकी। मोटिवेशन थ्योरी, हाइजीन थ्योरी जिसको बोला जाता है, वो किसने दी थी, हाइजीन की थ्योरी दी थी जी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने, या फिर मास्लो ने, या फिर ड्रकर ने, या फिर टेलर ने। हर्ज़बर्ग ने दी थी हाइजीन की थ्योरी। जैसे जैसे हमें आवश्यकता हमारी चलती गई, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठने लगे। हमें क्या चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, हमें फेम चाहिए, हमें क्या है, अब हम हाइजीन होना चाहते हैं, हम सेफ होना चाहते हैं, हम सुरक्षित होना चाहते हैं। तो सुरक्षित होना चाहते हैं तो किसने दी थी, हर्ज़बर्ग ने। अच्छा, ये दी थी जी आज़ादी से पहले और ये दी थी आज़ादी के बाद, जब हम स्वतंत्र हो गए अब हम सुरक्षित भी होना चाहते हैं, तो किसने दी थी जी, हर्ज़बर्ग ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट आता है आपका, अकाउंट से रिलेटेड है, ये कुछ मैंने आपकी रिलेटेड थ्योरीज बताई थी। अच्छा, इसके अंदर कई बार पिछली बार या शायद पिछली बार ऑप्शन आए हुए थे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है। कि भी जैसे जो हायरार्की की थ्योरी है वो किसने दी थी, रोम की थ्योरी किसने दी थी, और हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन हाइजीन वाली थ्योरी किसने दी थी। उसमें से एक ऑप्शन आपको देखना था कि एक सही था, बाकी सब गलत थे। तो मेरे ख्याल में रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो थी, जो रोम ने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वो मैंने सारी थ्योरी आपको अच्छे से डिटेल में बताई हुई है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो उसके ऊपर टिक करना था कि हाँ जी, जो रोम वाली जो है ना एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वो ठीक है, बाकी के जो राइटर्स के नेम है वो गलत थे। ठीक है, अब एक और पॉइंट है जी आपका, अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ कर लेते हैं। अकाउंट से रिलेटेड है जी इसके अंदर कि रिन्यूअल फीस किससे रिलेटेड है।
और भी मैं कुछ पॉइंट और भी आपको साथ के साथ बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा आप कि रेन्युअल फीस किस चीज की रेन्युअल फीस है ये। जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर रिन्यूअल फीस भी आती है कि मेंबरशिप होते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से जैसे 1 साल के बाद वो रिन्यूअल फीस भरते हैं कि हाँ जी अब हमारी जो कंटिन्यूटी है ना वो भरनी चाहिए भाई, हम 1 साल के लिए मेंबर नहीं बनेंगे, हम हर साल है ना एक रिन्यूअल फीस देंगे और हम दोबारा से आपके मेंबर बन जाएंगे। तो वो हर साल है, तो हर साल अगर वो रिन्यूअल फीस है वो तो आपकी थोड़ी ही होगी, ये तो नहीं है ना कि हर बार मेंबरशिप जो है आपकी पूरी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो रेन्युअल फीस कौन सा है जी? क्या कैपिटल एक्सपेंसेस है? नहीं, वो तो रूटीन का ही है, रूटीन के मेंबर आ रहे हैं, मेंबरशिप खत्म हो गई तो वो दे रहे हैं। क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंस है? क्या वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस है? क्या वो डेवलपमेंट एक्सपेंस है? तो अगर ये एक्सपेंस हमें पता होंगे तो हम फटाफट से देख लेंगे। देखिए ना, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? जो कि 1 या 2 बार हो, ऐसा नहीं है कि लगातार वो चलता रहे, रेन्युअल फीस आती रहती है, तो ये कैपिटल एक्सपेंस तो नहीं हो सकता। उसके बाद डेफर्ड क्या है? डेफर्ड भी तो वही है ना कि रुका हुआ कोई एक्सपेंस हमारे पास, डेफर्ड रिवेन्यू का मतलब कोई रुकी हुई पेमेंट हमारे पास आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। डेफर्ड है, डेफर्ड के अंदर हम जैसे एडवर्टीजमेंट को लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट है, अब हमने वो खर्चा तो एक बार में कर दिया और उसकी कमाई बाद में आएगी कभी जाके, तो वो डेफर्ड होती है, तो ये डेफर्ड भी नहीं है, रिन्यूअल फीस तो आती रहती है। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो पर्टिकुलर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने कोई मान लो कोई हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा करेंगे वो डेवलपमेंट एक्सपेंस है, वो भी नहीं है। तो बचा कौन सा? बच गया जी रिवेन्यू एक्सपेंस। रिन्यूअल फीस हमेशा ही रिवेन्यू एक्सपेंस होती है। कैपिटल एक्सपेंस जो बड़े अमाउंट का होता है, बार बार नहीं होता, रूटीन में नहीं होता। रिवेन्यू एक्सपेंस कह दो इसको, रिवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा कौन सा वाला? जो रूटीन का खर्चा है, जो नॉर्मली चलता रहता है, जैसे हमने कभी डिविडेंड ले लिया, डिविडेंड दे दिया, रिवेन्यू एक्सपेंस हो गया या रिवेन्यू इनकम हो गई। ठीक है, ये हो गया जी। अब एक और पॉइंट है जी पार्टनरशिप से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो अगर पार्टनर कोई लोन दे देता है तो अब क्या लोन के ऊपर ब्याज मिलेगा क्या? कैपिटल उसके ऊपर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्रॉइंग पे नहीं लेना, तो फिर इस पे मिलेगा क्या? इस पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट तो पार्टनर को मिलेगा क्योंकि अगले ने लोन देके कोई गलती तो नहीं कर ली ना, मिलेगा उसको। 5%, 6%, 7% या 4%, 6% ब्याज मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। डीड नहीं है उसकी एब्सेंस में, अगर आपने डीड बना रखी है, आपने लिखा कि मैं तो 10% लूंगा, तो आप 10 ले सकते हो, लेकिन डीड ही नहीं है और अब आपकी प्रॉब्लम आ गई, आपको डिस्प्यूट चल रहा है आपका, तो क्या करोगे? तो 6% तो लोन पे ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के जो मैंने बताया था आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और नहीं है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ड्राइंग पे नहीं लगेगा, सिर्फ आपका इसी पे लगेगा, पार्टनरशिप लोन के ऊपर। फिर एक और क्वेश्चन बनता है आपका एडवांस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का बारे में आपको पता ही है कि हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स जीएसटी हमारा क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स कौन सा है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है। अब क्या है जी, अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनकी जिनकी टर्नओवर ज़्यादा होती है, 1 करोड़ से ऊपर होती है, तो उनको सरकार क्या कहती है कि आप एक बार में टैक्स मत दो, आप हमें ना किश्तों में एडवांस देते रहो, 31 मार्च तक तो आपका बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो आप क्या करो? तो बोले भी हम कैसे करें फिर, हम क्या करें फिर? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, एक किस्त भर दो आप 30 जून को, एक किस्त भर दो आप 30 सितंबर को, फिर एक किस्त भर दो आप 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को सॉरी, फिर उसके बाद एक आप भर दो जी 31 मार्च को।
आपकी टेंशन खत्म, 4 किस्तों में आपने टैक्स दे दिया, काम चल गया आपका। तो अब जो 30 जून को जो आपने टैक्स भरा था, 30 जून को जो टैक्स भरा था, पूरे साल की असेसमेंट का जो क्वार्टरली टैक्स भर दिया, कब भरना चाहिए था? मार्च में भर दिया आपने, जून में, तो फिर वो कहाँ रखा जाए? क्या है वो? मेरी एक्सपेंस है, मेरी वो प्रॉफिट है, मैं उसका क्या करूं? तो देखिए ना, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, क्या ये हमारा खर्चा है? खर्चा तो है, लेकिन हमने तो एडवांस कर रखा है, नहीं आएगा। फिर है जी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हमारी इनकम है? इनकम कहाँ से होगी? खर्चा है, ये तो हमारा नहीं आएगा। लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी का है कि हम तो पेमेंट दिए बैठे हैं, तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, हमने एडवांस दे दिया है, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन आ जाए कौन कौन सी डेट को एडवांस पेमेंट आती है, तो ये है जी 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। एक्ट कब आया था? 1961 में। इनकम टैक्स हमारा कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। जीएसटी कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पिछली बार ही आया हुआ है मेरे ख्याल में, कि डेप्रीसिएशन किस पे नहीं लगता? डेप्रीसिएशन होता क्या है? हरास होता है। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन भी मैं आपको करवाऊंगी टॉपिक में। देखिए, टॉपिक बहुत हैं और करवाने भी हैं मैंने आपको। बैंक रिकंसिलेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेप्रीसिएशन है, एक एक क्वेश्चन पक्का है, आएंगे इसमें से 100% आएंगे। आए हुए हैं पिछली बार, देखो आप, बैंक रिकंसिलेशन में से पिछली बार क्या था कि बैंक रिकंसिलेशन में एक से पिछली बार एक न्यूमेरिक दे दिया था। और कई बार क्या है कि वो ये बता देते हैं कि जैसे चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर प्रेजेंट कर दिया, हमने एंट्री नहीं करी, बैंक चार्ज लग गया, तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सब हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे एक टॉपिक के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट पूछ ली जाती है कि कौन सी डेट का है। तो अब डेप्रीसिएशन क्या है, उसके कुछ मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन भी पूछ ली जाती है कि भी स्ट्रेट मेथड से या फिर डिमिनिशिंग मेथड से डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, तो उसकी 2 साल की कैलकुलेशन बता दी, और वो कितना लास्ट में बैलेंस बच जाएगा वो भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, बिल्कुल इजी है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है। डेप्रीसिएशन किस पे नहीं लगता और डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फर्नीचर लेके आए और वो उसका यूज ना हो, यूज भी नहीं करा, पड़े भी वो खराब भी होगा, आउटडेटेड हो जाएगा नहीं तो डेप्रीसिएशन तो लगेगा। फिर है जी लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। कभी आपने सुना है क्या कि जो हमारी जमीन थी ना वो घस गई? जमीन नहीं घसती कभी भी, जमीन कभी भी नहीं घसती, जमीन हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है। तो जमीन के ऊपर कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा, आप लोग बहुत बार एग्जाम्पल भी देखते होंगे, अपने जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, वो हमेशा क्या कहते रहते हैं, हमारे टाइम में जमीन तो 100 रुपये गज थी, 200 थी, 1000 थी, आज लाखों में पहुंच रही है। तो जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है, ह्रास नहीं लगता, डेप्रीसिएशन नहीं लगता। कार पे लगेगा, चलाओ ना चलाओ, शोरूम से आ गए डेप्रीसिएशन लगेगा। मोटरसाइकिल शोरूम से ले आए, डेप्रीसिएशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ गए जी हम लोग फेरा और फेमा। फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई है। मैं एक बार थोड़ा सा फेमा के बारे में बता देती हूँ कि फेमा और फेरा क्या है, फिर हम लोग इसके थोड़े से ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, फेरा आया था जी 1973 में, और फेमा आया, उसको रिप्लेस कर दिया गया 29 दिसंबर 1999 के अंदर। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उससे पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले हमारा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, धीरे धीरे जैसे मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, तो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले 1948 में शुरू हुई, फिर 56 में आई, फिर उसके बाद आपकी 80 में भी आई थी, 73 में आई है एक। तो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये क्या करता था कि जैसे जैसे हमें मतलब एनालाइज हुआ, हम लोगों ने सोचा कि भाई बिजनेस जो है ना वो खाली हमसे तो होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, विदेशी व्यापार भी करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार करोगे तो उसकी करेंसी को आपको एक्सचेंज भी करना पड़ेगा,
उस करेंसी को एक्सचेंज करने के बदले में आपको कुछ कमीशन लेना पड़ेगा, कुछ कमीशन आपको देना भी पड़ेगा। करेंसी रखी कहाँ जाएगी? तो आरबीआई का जो पूरा इंटरफेरेंस है, उस टाइम में आरबीआई का इतना इंटरफेरेंस नहीं था। अब तो क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको आरबीआई अपने कंट्रोल में ही रखती है। तो ये सब क्या था कि जो फेरा था ना, ये सारी रेगुलेशन करता था कि फॉरेन एक्सचेंज की जितने भी विदेशी मुद्रा है वो एक्सचेंज होगी, उसके ऊपर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, कितने टाइम में फॉरेन एक्सचेंज को करेंसी में कन्वर्ट करना है, करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल होंगे, कितना कमीशन लगेगा, वो सब क्या है वो फेरा संभालता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम 1991 के अंदर एलपीजी आ गया, विदेशी व्यापार हमारा बढ़ने लग गया, फॉरेन करेंसी की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो रेगुलेशन के साथ साथ मैनेजमेंट एक्ट आ गया, रिप्लेस हो गया, ये लिक्विडेट हो गया ये वाला एक्ट। तो डेट पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन के अंदर डेट पूछी जाती है। WTA वाले में डेट पूछी गई थी, मैं बताऊंगी कैसे डेट पूछी हुई थी, पिछले से पिछली बार में ही है ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए तो 29 दिसंबर हो सकता है, ये 29 दिसंबर आपको 1999 तो याद रह गया, लेकिन आपको डेट ध्यान नहीं गई, तो उसके अंदर क्या करेंगे वो है ना डेट पूछ लेते हैं। जैसे कि 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर के साथ 30 पूछ ली, 31 पूछ ली, तो आपको ध्यान रखना है 9 और 9, 9 ये है, 9 ही वो है। 29 दिसंबर 1999 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट किसको बोला जाता है? फेरा को। और फेमा को क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो फंड लगा दिया इसकी जगह, या फिर मैनेजमेंट की जगह मैनेजीरियल कर दिया, एक्ट की जगह कुछ और एक्शन कर दिया, तो आपने ध्यान रखना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर एक और क्वेश्चन है फॉरेन विदेशी व्यापार से रिलेटेड है, WTO और गेट। WTO क्या होता है? WTO क्या है जी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। क्या करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? वो ये पॉइंट्स बता देता है कि हाँ जी भाई इसमें से कौन सा काम वो नहीं करता। हमें पता होना चाहिए कि वो काम क्या करता है, तो हम देखेंगे ना कि वो क्या नहीं करता। अच्छा, WTO की डेट पूछी गई थी, उसमें ये आ रहा था 31 दिसंबर 1995। अब हमें 1995 तो अच्छी तरह से याद था, 1 जनवरी 1995, 31 जनवरी 1995 और एक आया हुआ था जी 30 जनवरी 1995। तो हम लोगों को इतना कंफ्यूजन हुआ उस टाइम में कि हम तो सिर्फ ईयर याद करके चले गए। भी 1995 में था, 1948 से लेकर 1994 तक तो क्या रहा था जी? गेट रहा था, और उसके बाद WTO आ गया। अब ये तो डेट आ गई जी, फंस के खड़े हो गए। तो आपने ध्यान करना है 1 जनवरी 1995 को WTO वर्किंग में आ गया था। उससे पहले गेट था। गेट क्या था कि जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड इसको बोला जाता है। ये 1947 में 31 अक्टूबर 1947 के अंदर 23 कंट्री ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे। फोर्स में कब आ गया था? 1948 में वर्किंग में आ गया था। बात इसकी 1945 से ही चल रही थी। जेनेवा इसका हेड ऑफिस है। तो जेनेवा इसका हेड ऑफिस है किसका? WTO का, और गेट का भी यही है, जेनेवा। 1 जनवरी 1995 को क्या आया जी? वर्किंग के अंदर आ गया, वर्किंग के अंदर WTO। अब WTO को और क्या बोला जाता है, और WTO क्या है और क्या नहीं है? ग्लोबल मेंबरशिप है, ग्लोबल तो है ही, पूरे विश्व में मेंबरशिप है। और क्या करता है? पूरे विश्व के व्यापार को ऑर्गेनाइज करता है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्या नहीं करता? वाइडर स्कोप देन गेट। हाँ, गेट से ज्यादा वाइडर स्कोप है इसका। गेट की जो लिमिटेशन थी उसको पूरा करके WTO लेके आए। तो ओनली कंट्रीज मोर देन प्रेस्क्राइब्ड, क्या ये उन्हीं के लिए है जो कंट्रीज मोर देन प्रेस्क्राइब है? नहीं, ये तो सबकी मदद करता है ना, भारत जैसे की भी करता है। तो ये हो गया जी, ठीक है।
ये नहीं करता, ओनली कंट्री मोर देन प्रेस्क्राइब्ड, ये सबकी मदद करता है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, वॉच डॉग किसको कहा गया है? वॉच डॉग किसको कहा गया है? WTO को, DIMF को, ADS को, ISR को। तो वॉच डॉग कहा गया है जी WTO को। वॉच डॉग ही तो है ना, वॉच डॉग क्या है? पूरे निगरानी करता है ये किसकी? पूरे विदेशों में जो व्यापार चल रहा है हमारा, हमारे जैसे और बाकी देश हैं, उन सबको देखता है ये, ठीक है। WTO हो गया, गेट हो गया, फेरा और फेमा। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ MCQs थे आपके रिलेटेड, कुछ रिलेटेड थे और टॉपिक भी इसमें से काफ़ी क्लियर हुए हैं। अब मैं आपको क्या करूँगी, टॉपिक तो कराऊंगी कुछ MCQs इसी तरह से रिलेटेड जो आए हुए हैं पिछले, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपको, ताकि रेलिवेंट रहे और पता चले कि क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब हमने क्या करना है, हमने यही स्ट्रेटेजी बनानी है कि क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पिछले पेपरों में कैसे आए थे और क्या क्या आने के चांसेस हैं। प्लस में एक आधा टॉपिक जो है वो भी साथ के साथ हम लोग करते रहेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका, और डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलेशन, ये एक एक टॉपिक के अंदर मैं करवा दूंगी आपको, एक एक दिन के अंदर, मतलब एक ही दिन में सारा प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। प्लस में एक आपका जो कंपनी वाले कुछ सम्स रह गए हैं वो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट वाला है, उसमें भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं कि कैलकुलेशन मैंने एडमिशन की तो बता दी, रिटायरमेंट की नहीं बताई, तो वो रिटायरमेंट वाली भी हम लोग कर लेंगे उसी के अंदर ही, प्रैक्टिकली के अंदर, कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक के बारे में भी आया हुआ था एक कमेंट की भी, टॉपिक जो है ना हमारे कितने रह गए। देखो टॉपिक काफ़ी हैं, अभी हम लोग टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि सारा का सारा पूरी की पूरी आपको कॉमर्स कराने की बजाय मैं खुद देखती हूँ कि भी कौन सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं वही करा रही हूँ। हाँ, मैंने आपसे पूछा भी था अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है तो वो हम लोग कर लेंगे। और एक आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी है जो मीन मीडियन मोड वाला है, और बाइनोमियल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांस है, वो करेंगे। और थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी टॉपिक करना है, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, टॉपिक काफ़ी रहते हैं, तो ये मत समझिए कि हमारे टॉपिक खत्म हो गए फटाफट MCQ कराओ मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए आपके टॉपिक के साथ साथ मैं आपको MCQs करा रही हूँ। मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लास्ट में या बीच में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाए आपको दिक्कत नहीं आने वाली। साथ में ये सीरीज शुरू करिए, ये बीच बीच में आपकी चलती रहेगी। जब हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना 10-12 दिन में, दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, MCQs और रिवीजन ही करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि जो नवंबर का महीना है इसमें लगभग हम सारे टॉपिक अपने क्लियर कर लें, मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है ना अब अपने हिसाब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब वही है कि मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, एक एक दिन आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपना तैयारी पे पूरा फोकस करना है हमने। नवंबर को भूल जाइए, दिसंबर ही मान के चलिए, पूरा 1 महीना है आपके पास, 1 महीना है। 1 महीने के अंदर जम के तैयारी कीजिए, जोश और आपका जो जुनून है वो कम नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो मुझे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही जो MCQs हैं, मेरी कोशिश क्या रहेगी कि MCQs जो हैं हम लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन में लेंगे। उसमें क्या होगा, आप लोग सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ टॉपिक और निकल के आएंगे, कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे तो और मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।